ओके, तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का डिस्कशन करते हैं। 400 नैनोमीटर से 700, लगभग 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से, हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने बहुत तरह की वेव पढ़ी थी, रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज। उनमें से मात्र इतनी रेंज ऑफ वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको हमारी आंखें सेंस करती हैं, इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। बल्कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नाम है वो शायद 18th सेंचुरी के एंड में कभी इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा नाम नहीं यूज करते थे। केवल और केवल क्या नाम चलता था, है ना? ऑप्टिक्स चलता था। ऑप्टिक्स चलता था मतलब लाइट के बारे में हम लोग उस समय बात किया करते थे। बल्कि हम लोग क्या, सबसे पहले ऑप्टिक्स नाम देने वाला कौन था? न्यूटन था। तो न्यूटन ने ये माना कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। लाइट की ट्रैवलिंग का मतलब उसने कहा था कि पार्टिकल की ट्रैवलिंग। ये न्यूटन का फेल्ड मॉडल है जो हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, और इस मॉडल को हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर मॉडल। कॉर्पस्कुलर मॉडल का क्या मतलब है कि उसने ये माना कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ती है। खैर, उसका एजम्पशन भले गलत था बेसिक लेवल पे, लेकिन उसके आगे की जो कहानियां उसने बताई वो कहानियां लगभग आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। बस एक एजम्पशन ही गलत निकला कि हाँ वो पार्टिकल नहीं है। फिर बाद में लाइट को हमने क्या माना कि लाइट वेव है। बल्कि न्यूटन ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने के तरीके भी बना लिए थे। उसने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ऑब्लिक कोलिजन एक फ्लोर के साथ, तो उस कॉन्सेप्ट से ये समझाया था कि भाई रिफ्लेक्शन जो है उन पार्टिकल्स का इलास्टिक कोलिजन विद द स्मूथ सरफेस होता है। मतलब उसने ना सिर्फ एजम्पशन लिया बल्कि उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि भाई रिफ्लेक्शन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन के लिए उसने एजम्पशन लिया था कि जिस तरह से साउंड पानी के अंदर और सॉलिड के अंदर तेज स्पीड से चलती है, उसी तरह से लाइट भी पानी और ग्लास के अंदर तेज स्पीड से चलती है। लेकिन बाद में क्या माना गया कि नहीं, ये सब गलत है। जो एविडेंस बाद में मिले तो पाया गया कि लाइट किसी मीडियम के अंदर जाने पे स्पीड घटाती है, बढ़ाती नहीं है। लाइट की टॉप स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कभी नहीं बदल सकती। तो कॉर्पस्कुलर जो मॉडल था वो बहुत सारी घटनाओं को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनमें से एक ये भी है कि एक थिन प्रिज्म में जब लाइट डालते हैं, थिन प्रिज्म में लाइट डालते हैं तो कई कलर में स्प्लिट होती है। इस बात को कॉर्पस्कुलर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, है ना? इसके अलावा जैसे कभी तुमने देखा हो ऑयल के ऊपर अगर कभी लाइट पड़ती है तो वो कई कलर में टूट जाती है। वो भी उसी तरह की कोई फिनोमेना है जिसको लाइट से हम एक्सप्लेन, कॉर्पस्कुलर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। खैर, अब हम लोग जितनी भी ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए? लाइट क्या है? हाँ, हम लोग लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करके आगे बढ़ने वाले हैं, है ना? अब चाहे वेव मॉडल मानो चाहे कॉर्पस्कुलर मॉडल मानो, एक बात पक्की है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और वहां पार्टिकल है या वेव है वो अपने मन से, अब हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात क्लियर है? खैर, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है लाइट को लेके। ऑप्टिक्स का डिस्कशन हम लोग कुछ नोट करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन में? नहीं, ठीक। तुम लोग वर्क बुक मिली थी क्या जब ऑप्टिक्स पढ़ाया गया था? नहीं। ऑप्टिक्स को हम लोग दो सेक्शन में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। मैंने कहा यार लाइट वेव है तो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज और वो एविडेंस जिनसे लाइट को वेव माना गया, वो सारी बातें हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें मेनली इंटरफेरेंस का डिस्कशन होता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, ये मेन घटनाएं हैं जो लाइट के वेव नेचर को कहीं ना कहीं कंफर्म करती हैं। ये डिस्कशन हम लोग किसमें करने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स में। और लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, मेन ये डिस्कशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, ये डिस्कशन हम लोगों को कहां करना है? रे ऑप्टिक्स में।
यानी रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को ये मानने की जरूरत नहीं है कि लाइट क्या है, इससे हमें कोई फर्क, बस हमने लाइट में क्या एजम्पशन लेना है। पहली बात एजम्पशन ये है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। तो यार ये एजम्पशन है या सच है? ये एजम्पशन है। सही बात ये है कि लाइट अगर कभी शार्प एजेस पे या बहुत छोटे होल पे गिरती है तो शार्प एजेस पे, ऑब्स्टिकल्स पे या बहुत छोटे होल पे जो वेवलेंथ के ऑर्डर का होल हो तो लाइट टर्न कर जाती है, यानी वो सीधी लाइन में नहीं चलती है। खैर, तो अगर लाइट की बेंडिंग हो रही है शार्प एजेस पे तो उसके आगे का डिस्कशन हम लोग रे ऑप्टिक्स में नहीं बल्कि किस में करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, इसलिए अभी ये कहानी में मानना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एजम्पशन है ना कि रियलिटी है। लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, ये बहुत समय तक माना जाता रहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती है। अच्छा हाँ, लाइट अगर किसी चीज में पड़ गई तब तो वैसे भी सीधी लाइन में चलती, ये तो जमाने से माना जाता जा रहा है। रिफ्लेक्शन है तो टर्न करेगी, अगर लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो टर्न करती, इसके ऑब्जर्वेशन बहुत जमाने से है ना। लाइट जब तक किसी चीज में फॉल ना करे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, मेरा कहने का ये मतलब है, until it falls on a boundary और सरफेस, किसी बाउंड्री और सरफेस पे या ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में गिरने से पहले लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। दूसरी बात कि लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो लगातार उस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन चलता रहता है। हर ऑब्जेक्ट का अपनी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है। मींस कि कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का है वो अपनी कलर इंफॉर्मेशन कैसे पास करता है, वो जो उससे निकलने वाली लाइट है उससे हम तय करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस कलर का है। ठीक है, वो निकलने वाली लाइट में मोस्टली मतलब क्या क्या होता होगा, एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन एमिशन शामिल है, उसके अलावा बहुत सारी लाइट उससे टकरा के रिफ्लेक्ट भी होती है। तो उनका जो मिला जुला कलर हमारी आंख में आता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है, कितना क्लियर है, कितना फेडेड है। वो सारी बातें किससे तय होती हैं, यानी लाइट कैरी द कलर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट टू द आई। ये कुछ चीजें हैं ऑप्टिक्स के बारे में नोट करना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं वर्कबुक दूंगा, उसमें ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है। ऑप्टिक्स के लिए नया रजिस्टर लेके आए हैं। तो रे ऑप्टिक्स में यार हमें क्या बातें करना है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, इन तीन चीजों का डिस्कशन मेनली हमें करना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई देने का धोखा। हमें ऐसा महसूस होता है कि मिरर के पीछे कुछ है, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट दिखाई देने का धोखा। और ऑब्जेक्ट दिखाई देने के धोखे को हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो इमेज किस वजह से बनती है, रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है और रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। तो दो घटनाएं हैं जिनकी वजह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बात करना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हम ऑब्जेक्ट जानेंगे तभी शायद हमें अंदाजा लगेगा कि इमेज क्या होती है। तो यार यहाँ पे मैंने ये तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जैसा लग रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर यार एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि सबसे पहली बात है कि ये लाइट के प्रेजेंस में रखा होना चाहिए, इसके ऊपर लाइट पड़ना चाहिए। लाइट पड़ने के बाद क्या बता रही है, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा और ये एमिट करने वाली लाइट से आंख को इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्वियसली यार ये लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी और इसी इंफॉर्मेशन के चलते आंख तय कर पाएगी कि ऑब्जेक्ट किस कलर का है, कितना पास है, कितना दूर है। तो यार कलर इंफॉर्मेशन कहां से मिली, यार ऑब्जेक्ट ने खुद उसी कलर की लाइट रेज आंख को भेजी है, तो आंख को पता चल गया किस कलर का है। ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है ये आंख कैसे तय करती है, यहां पे मैंने एक क्राउड ऑफ रे बनाई है। ये
इस पूरी क्राउड ने आंख पर जितना एंगल सबटेंड किया है, ये एंगल अगर बहुत ज्यादा है मतलब पास है, कम है तो, यानी अगर यही आंख थोड़ा दूर से देखे, मान लिया यही आंख इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर से देखे इधर से, तो क्या बता इस आंख के लिए वो एंगल जो मैं अभी बना रहा था क्या उतना ही बड़ा होगा या छोटा होगा? हाँ, क्या उसी आंख के लिए, उतनी ही बड़ी आंख के लिए अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो छोटा होगा? यानी यार क्राउड पैटर्न से हमें अंदाजा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है और पास है। तो यार एक तो हमें दूर पास का अंदाजा रेस से मिलता है, और एक रेस से नहीं, बहुत सारी रेस से मिलके। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, कितना हमें साफ नजर आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? सीधी सी बात है यार कि हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है लाइट रेज। तो लाइट रेज अगर आंख पे ज्यादा पड़ेंगी तो ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा, या कम पड़ेंगी तब ज्यादा क्लियर नजर आएगा? हाँ, ओके। देखिए अब मैं सारी बातें एक लिमिट के अंदर कर रहा हूं जो आंख झेल पाए। अभी एक लिमिट से ज्यादा चल जाए तो भैया आंख ही खराब हो सकती है। मैं उस लिमिट के अंदर बात कर रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट को आमतौर पे अगर हमें साफ देखना होता है तो हम दूर जाके देखते हैं या पास जाके? पास जाके देखते हैं। अब पास जाने का ये मतलब नहीं कि यार हम उसको पास लाके एकदम 25 सेंटीमीटर के अंदर ले जाके और फिर आंख के अंदर रख लेंगे। पास का मतलब क्या है कि हम लोग अपने क्लियर विजन की लीस्ट डिस्टेंस से दूर रखते हैं। हमारे आंख की क्लियर विजन की लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखना है तो हम पास जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रेज हमें ज्यादा मिलेंगी, और पास लाने में भी 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे। क्या बात क्लियर है? तो यहां हम कह सकते हैं यार कि क्लैरिटी किस बात पे डिपेंड करती है? कोई ऑब्जेक्ट साफ या खराब दिखाई दे रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ रेज पे। और नंबर ऑफ रेज, ज्यादा रेज मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेज ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। हम लोगों ने यार इंटेंसिटी को लेके वेव वाले टॉपिक में कई बार ये फॉर्मूला लिखा है, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर ऑफ द सोर्स डिवाइड बाई 4πr²। यानी इंटेंसिटी कुल मिला के किसके प्रोपोर्शन होती है? 1/r² के। तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी इनडायरेक्टली आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर से देखेंगे तो हमें कम साफ दिखाई देगा, पास से देखेंगे तो ज्यादा साफ दिखाई देगा। क्या ये तो बात हो गई कि हम चीजों को डायरेक्ट कैसे देखते हैं। एक डॉट को हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं, उसकी रे क्राउड से हमें दूरी का अंदाजा लगता है, उसकी नंबर ऑफ रेज से हमें क्लैरिटी महसूस होती है। कुछ नोट करना चाहेंगे? तो ये मैंने अभी डॉट ऑब्जेक्ट बना के दिखाया है ना। ये मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। जब भी मैं कहता हूं यार एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलके बना हुआ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ना। यार अगर एक डॉट से ज्यादा एक्सटेंडेड हमने बनाया है तो वो एक्सटेंडेड है। वो लाइन में हो सकता है, वो एरिया में हो सकता है, वो वॉल्यूम में हो सकता है, लेकिन आमतौर पे रे ऑप्टिक्स में जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखेंगे तो कैसा बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक लाइन बना देंगे जो डॉट से बड़े रिप्रेजेंटेशन की बात करे, यानी डॉट से बड़े ऑब्जेक्ट की बात करे। क्या बता रहे, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो क्या उसका भी हर डॉट वही काम करेगा जो ये वाला डॉट कर रहा था? क्या बता रहे, हर डॉट से बहुत सारी रेज आंख तक जाएंगी, उसी रेज से आंख को कलर इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी इंफॉर्मेशन से आंख अंदाजा लगाएगी कितना दूर या पास है। लेकिन जब भी यार हम साइज की बात करते हैं किसी हाइट के ऑब्जेक्ट की, तो हम बात करते हैं यार कि उस ऑब्जेक्ट ने आंख पर कितना बड़ा एंगल सबटेंड किया है। यानी हम बात कर रहे हैं कि सारी रेज जो आंख पे जा रही हैं, हर डॉट की रेज जो आंख पे जा रही हैं, क्या उसकी हम एक बाउंड्री बना सकते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर से सारी रेज आंख तक जा रही हैं? क्या इन बाउंड्री ने जो एंगल सबटेंड किया है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। ये एंगल ऑफ विजन किसी ऑब्जेक्ट के साइज को महसूस कराता है। यानी हमारी आंख के सामने
ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या छोटा नजर आएगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि एक्चुअली वो कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी आंख पे उसने एंगल कितना सबटेंड किया है ना। यानी यार एक बहुत दूर बड़ी सी बिल्डिंग है, हो सकता है वो हमें छोटी महसूस हो, और पास में छोटी बिल्डिंग है वो बड़ी महसूस हो। क्यों? क्योंकि पास वाली बिल्डिंग हमारी आंख पे बड़ा एंगल सबटेंड करेगी। तो कहीं ना कहीं यार इस एंगल से हमें साइज का अंदाजा लगता है, यानी साइज इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। हमारा जो परसेप्शन है, अब यार समझदारी और परसेप्शन दो अलग अलग चीजें हैं। हमें पता है कि यार एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है तो वो छोटा दिखता है मगर होता नहीं है, लेकिन क्या पहली नजर में जो हमें महसूस होता है वो क्या महसूस होता है कि वो छोटा है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी आंख पे जो एंगल ऑफ विजन दिया है वो बहुत स्मॉल है। क्या उसने जो हमारी आंख को नंबर ऑफ रेज भेजी है वो यार आंख तक आने वाली तो बहुत कम है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना दूर से देखा जाएगा रेज उतनी, वही एरोप्लेन जब हम एयरपोर्ट में देखते हैं तो हम उसके अल्फाबेट पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन वही आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो क्या हम लोग हाय हेलो कर लेते हैं छत पे खड़े होके पैसेंजर के साथ? नहीं ना यार। तो इसका मतलब कि क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो क्लैरिटी कम, और एंगल ऑफ विजन क्या होता है हमारी आंख पे बहुत स्मॉल होता है। मेरे ख्याल से इतनी बातों से ये अंदाजा लग गया होगा कि चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो अब हमें क्या बातें करना है? अब हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाई देने के धोखे की बात करना है। पूरे रे ऑप्टिक्स को हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिस्पर्जन ऐसे पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन के दो टॉपिक रहेंगे, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन यानी प्लेन मिरर से, और स्फेरिकल सरफेस से यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स से। इसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो टॉपिक होंगे, प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन, इसके बाद हम लोग स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्फेरिकल बाउंड्री। और इसी टॉपिक में हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग लेंस समझ जाएंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उन्हीं लेंसेज से मिलकर बना होता है, वो हमें समझ में आएगा। जब हम प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन करेंगे तो बात करेंगे प्रिज्म की, और जब हम प्रिज्म समझ जाएंगे तो बात हमें डिस्पर्जन की समझ में आएगी। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म करने वाले हैं। क्या स्ट्रक्चर नोट करना चाहेंगे? सामने आता रहेगा, वर्कबुक में सब दिया है, तो बस दिमाग में बिठा लें थोड़ा इजी फील करने के लिए। तो अभी हम लोग कहाँ शुरुआत करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। खैर, तो प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन हम लोग करना है। तो सबसे पहले मैं प्लेन मिरर की बात करूंगा, और ये प्लेन मिरर मैंने दिखाया यार, जो सुबह सुबह हम लोग देख के आते हैं वो वाला प्लेन मिरर है। ऑन पेपर हम लोग इसको पूरा 2D में नहीं दिखाते हैं, बल्कि ऐसे साइड में दिखा देते हैं, बल्कि इससे भी कम एफर्ट में लिखना है तो ऐसे लाइन बना देते हैं और ऐसे दिखा देते हैं। प्लेन मिरर में दो सरफेसेस हैं, एक स्मूथ सरफेस होती है और एक कोटेड सरफेस होती है। यहाँ एक कोटिंग लगी होती है जिससे लाइट आर पार ना हो जाए, तो फिर वो मिरर बन जाता है। अगर ये कोटिंग ना लगाएं तो लाइट आर पार हो जाएगी, तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं, क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। जब तक स्मूथ नहीं होगी, ये काम हम कोटिंग करके कर सकते हैं, या मेटल, अगर कोई मेटल की चीज है उस मेटल की चीज को बहुत ज्यादा रब करके स्मूथ कर लें, पॉलिश करके, इसको हम पॉलिश करके स्मूथ कर लें तो उससे भी मिरर बनाया जा सकता है। कभी तुमने मेटल का मिरर देखा है? हेलो जी, गुड इवनिंग। यही क्लास ले रहे हैं सर। जी जी।
खैर, तो हम लोग अभी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना है। एक्चुअली मिरर हम लोग प्लेन भी पढ़ते हैं और स्फेरिकल भी पढ़ते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग को प्लेन मिरर पढ़ना है तो हम लोग स्फेरिकल की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। खैर, मिरर किसी भी तरह का हो, हम लोग किसी भी मिरर में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो एक नियम के हिसाब से कराते हैं, और वो नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बता सकता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लेट अस से ये कोई मिरर है, एक मिरर है, इस पे अगर हम लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो वो किस नियम के हिसाब से टकरा के वापस जाएगी, उसी बात को समझाने के लिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। तो नियम क्या है? हाँ, बोले बिल्कुल, कम से कम शब्दों में हम यही बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खैर, लॉ बनाने वाले पता नहीं कुछ ज्यादा ही शब्द यूज करते हैं, मैं पूरे शब्द बता देता हूं। जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पे पड़ती है, ओके, ये मिरर है, तो टकरा के वापस जाती है। इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। इसको क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो यार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में होती हैं और नॉर्मल भी उसी प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। तो लेके पहला स्टेटमेंट ले दे के क्या बनता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में सब कुछ है तो ही हम ये बात कह सकते हैं कि आई और आर क्या होगा? सेम होगा। आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दो नियम है। पहला नियम है कि ये सब एक ही प्लेन में है, दूसरा नियम है कि आई और आर सेम है। ठीक, तो हम लोग यार दूसरा ही लिख देंगे, पहला बस ऐसे लिख देंगे, डायग्राम बना लेंगे। मैंने यार बहुत जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है ताकि किसी के दिमाग में ये ना आए कि मिरर मतलब प्लेन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन के लिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह के मिरर के लिए काम करता है। चलो यार, तो अभी हम लोगों ने यार एक लॉ पढ़ा है, तो तुरंत हम लोग इस लॉ पे बेस्ड कुछ बातें कर लेते हैं। एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे बताएं, अगर मैंने ये एंगल 30 डिग्री दिया है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? बात क्लियर है? थीटा कितना आएगा यार? तो अभी हमने जो लॉ पढ़ा है वो कहता है नॉर्मल के साथ जो एंगल ये होगा इसको आई कह सकते हैं, वही एंगल ये होगा, आई और आर सेम होता है, तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन क्या पता, जो मैंने पूछा है थीटा, वो ना आई है ना आर है, वो कितना होगा? तो यार ये मैंने नॉर्मल बनाया है, मतलब ये 90 डिग्री पे है, अगर आर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा यार, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई और आर सेम होता है, ये तो ठीक है। क्या अब हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इधर वाला बचा हुआ एंगल विद द सरफेस है, क्या इधर वाला एंगल जो बचा हुआ है वो भी आपस में सेम ही होता होगा? यानी नॉर्मल के इधर का सीन और इधर का सीन बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। यानी कल को हमें ये भी मानना पड़े तो तुम मान सकते हो, भले ये लॉ में मेंशन नहीं है। यानी क्या बताओ, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, डेविएशन ऑफ रे। ये रे अपने रास्ते से कितना एंगल टर्न करी है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन? बता, रिफ्लेक्शन के दौरान ये रे अपने रास्ते से कितना एंगल टर्न करी है? एनीवन बताएं? तो यार डेविएशन का पहले तो मतलब क्या होता है एक बार फिर से जान लें, हालांकि डेविएशन नाम पहले भी आ चुका है। क्या ये रे जिस रास्ते पे जा रही थी वो ये है, ठीक है,
और जहां भी जाने लगी वो ये है। जब भी हमें किसी दो एरो के बीच का एंगल तय करना हो तो हमेशा टेल टू टेल डायग्राम बनाना होता है। तो मैंने यार इस रे को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके उसका टेल यहां बना दिया है। ये है आने वाली और ये क्या है, जाने वाली। दोनों के बीच का जो एंगल ये बनेगा इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। कितना एंगल आएगा? क्या ये सबको नजर आ रहा है कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 है और ये 60 है तो ये भी क्या होगा यार, आमने सामने का, और टोटल कितना हो गया 120। ये सबको नजर आ रहा है 120। ठीक है यार, ये न्यूमेरिकल था इसलिए नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं यार कि तुम एक जनरल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, अगर मैं कहता हूं ये आई है तो बता सकते हो यार डेल्टा कितना होगा आई के टर्म में। आई के टर्म में मुझे आंसर बताएं कि अगर मैंने किसी मिरर में ये रे इंसिडेंट करी है तो बता आई के टर्म में डेविएशन कितना होगा। यहां देखें वहां ना देखें, बताएं। हाँ भाई, 180 माइनस 90 माइनस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, पता नहीं क्या बोल रहा है। ये रे जिस रास्ते पे जा रही थी मैंने उसको आगे एक्सटेंड किया है ये, ठीक है, और जहां जाने लगी वो ये है। ये उनका टेल टू टेल कनेक्शन है। इस एंगल की बात मैं कर रहा हूं। मुझे बताओ अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा आई, और ये पूरा एंगल कितना है तो यार 180 में से इतना एंगल सबट्रैक्ट करोगे तो डेविएशन आ जाएगा कि नहीं? कितना आएगा? तो वो हो जाएगा 180 माइनस 2i। अब यार इसको फॉर्मूले के तौर पे या तो रट लो या तो समझ लो। साफ दिख रहा है कि ये लाइन सीधी लाइन थी, ये पूरा एंगल 180 था, में से 2i घटा दिया। क्या ये बात पीछे भी काम कर रही है कि नहीं? अरे भाई 180 में से 2 × 30 घटाओगे तो 120 आएगा कि नहीं? नोट कर ले। जो मैं बोला था 180 माइनस 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस से मिलेगा 180 माइनस, हाँ कहाँ आ रहा है? 180 में से 90 गया, 90 आया तो माइनस माइनस प्लस आई। हाँ नहीं आया ना? 90 माइनस 30 60 हुआ और 180 माइनस 60। यार इसी फॉर्मूले के लिए सारा काम करना है क्या? इसी क्वेश्चन को लगाना है क्या? हाँ भाई, नोट कर लिया है। तो यार डेविएशन हमने निकाल लिया है एक इंसिडेंस के लिए। अब यार इस डेविएशन पे कुछ बातों के फर्क हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर मैं मिरर अपनी जगह रखूं और रे को किसी एंगल से रोटेट कर दूं, मान लिया रे को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा? बनी बात है, सबको सिमेट्रिक है तो जितना एंगल ये इधर जाएगा उतना एंगल ये यहां। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। अभी कभी कोई ऐसी लैंग्वेज बना दे कि इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से बदला गया तो रिफ्लेक्टेड में क्या फर्क पड़ेगा? क्या अगर आई और आर बराबर है तो क्या डेल्टा आई और डेल्टा आर वो बराबर नहीं होगा? अरे आई में जो बदलाव होगा वही आर में बदलाव होगा। अगर आई 10 डिग्री 15 डिग्री चेंज हुआ है तो आर भी 10-15 डिग्री चेंज होगा। शायद कभी कोई चेंज पे बात कर ले, ये चेक करने के लिए, है ना। अभी मैं बात करने वाला हूं, ये तो हो गया कि भाई आई में बदलाव हुआ तो आर में बदलाव हुआ। अगर मिरर को रोटेट कर दिया जाए कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज फैशन में चल रही है ना। इफेक्ट ऑन डेविएशन on rotating the mirror। तर एक मिरर मैंने आई के एंगल पे रे इंसिडेंट की है, आई पे वापस आ रहा है, तुम आई की जगह कोई और नाम ले सकते हो। अभी मैं कह रहा हूं यार कि रे वही है, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स। इंसिडेंट रे फिक्स है ना। ये मिरर कैसे रोटेट किया गया है? अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मिरर
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट हम रोटेट करने वाले हैं, यानी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने वाले हैं। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। पूरी कहानी समझ लें यार कि ये रे नहीं बदलने वाली, हम क्या करने वाले हैं, मिरर को घुमाने वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं मिरर को घुमाऊंगा तो क्या मिरर का नॉर्मल भी घूम जाएगा कि नहीं? अगर मैंने मिरर को किसी थीटा एंगल से घुमाया है तो क्या नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा? तो क्या ये रे पहला जिस रास्ते पे जा रही थी, यानी पहले जितना डेविएशन था, क्या अब वो किसी और रास्ते पे जा रही तो अब भी वही डेविएशन रहेगा? अगर मिरर घूमा है तो रिफ्लेक्टेड रे घूमी है तो डेविएशन बदल गया है। तो डेविएशन में कितना फर्क पड़ा मैं वो जानना चाह रहा हूं। हाँ बताए जरा, अगर मैं मिरर को थीटा घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे, ये पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड है, ये ओल्ड रिफ्लेक्टेड है, और ये न्यू रिफ्लेक्टेड है। इनमें जो फर्क आया है, क्या बताओ, वही डेविएशन में फर्क आया है। क्या ये बात समझ रहे हो? पहले जितना डेविएशन हो रहा था अब भी उतना ही हो रहा है या उससे ज्यादा हुआ है? उससे ज्यादा हुआ है यार। पहले इतना टर्निंग हो रहा था, अभी ज्यादा हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कितना फर्क पड़ा? हाँ यस, तो कितना फर्क पड़ गया? नो, पहले यार 180 माइनस 2i था और अब कितना है? अब है 180 माइनस 2i माइनस थीटा। तो ये अब आंसर है 180 माइनस 2i प्लस 2 थीटा। यानी यार कितने का फर्क पड़ गया है ना? तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न कर जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाई 2 थीटा। यार ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ये कहानी तुम यहां से निकालो बजाय तुम सीधे भी समझ सकते हो यार, इधर से भी तुम समझ सकते हो यार कि पहले डेविएशन इतना था, अब डेविएशन नए एंगल के हिसाब से होगा। क्या बता, ये एंगल आई माइनस थीटा हो गया कि नहीं? तो वो भी क्या हो गया, आई माइनस थीटा। तो पहले दोनों के बीच में 2i था, अब दोनों के बीच में कितना है, ट्वाइस ऑफ आई माइनस थीटा। तो अंतर कितना आ गया? यार ये एक लॉजिक है समझने का। एक और लॉजिक है, मुझे बताओ पहले इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना था? 2i था। इधर ध्यान दे, ये वाला लॉजिक आसान है। पहले इन दोनों के बीच में कितना एंगल था? 2i। और अब दोनों रे के बीच का एंगल कितना है? अब दोनों के बीच का एंगल है 2i माइनस, तो 2i ज्यादा था में से 2i माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ज्यादा था ना यार। तो ये आंसर कितना आएगा? 2 थीटा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? पहले दोनों रे के बीच का 2i था, अब दोनों के बीच का 2i माइनस थीटा है। तो जो अंतर आया है वही ये है, और वो 2 थीटा है ना कि थीटा। ये ध्यान रखना यार। एक और बात मैं यहां बताऊंगा, ऑन रोटेटिंग द मिरर बाई थीटा। मैंने मिरर को थीटा से घुमाया है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज? यार मिरर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे भी है वो एंटी, यानी इन सेम सेंस, जिस सेंस में मिरर रोटेट कराया है उसी सेंस में क्या रिफ्लेक्टेड रे भी मूव करी है। ये बात समझ में आना चाहिए। मिरर के घूमने का सेंस और रिफ्लेक्टेड रे के घूमने का सेंस, दोनों का सेंस एक जैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मिरर क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक। पूरी बातें अगर बारीकी से पता होंगी तो हर तरह की लैंग्वेज से बचते हुए हम आंसर टिक कर पाएंगे। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है, देखा है, तो कोई फंस नहीं सकता, और अगर केवल रटा है तो भले फंस जाए।
हाँ, तो वो भी आई प्लस थीटा हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा 180 माइनस 2i माइनस 2 थीटा। मतलब क्या हुआ कि पहले से डेविएशन, हाँ, मतलब फिर ये रे इधर चलेगी तो डेविएशन कम आएगा। अभी डेविएशन बढ़ा है, उस केस में डेविएशन कम होगा। एक मिरर ये, एक मिरर ये, दोनों आपस में किसी एंगल से इंक्लाइंड हैं। ध्यान देने की बात है यार, ये थीटा यहां पर एंगल बिटवीन टू मिरर्स ये गिवन है। दो मिरर्स के बीच का एंगल क्या है? थीटा। और हम किसी रे को रिफ्लेक्ट कराने जा रहे हैं, किसी एक मिरर में हमने रे इंसिडेंट करी है, तो पहले यार यहां रिफ्लेक्ट होगी रे, रिफ्लेक्शन के बाद क्या बता रही है, रे दूसरे मिरर में जाएगी, वहां रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद दो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई ये। तो यार मेरा इंटरेस्ट इस बात पे है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद इस रे में कितनी टर्निंग हुई है। ठीक है, जरा ध्यान दें, रे इस रास्ते आ रही थी, पहली बार टकरा के ऐसे टर्न कर गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग है या क्लॉकवाइज? रे ऐसे आ रही थी, उसका टेल यहां है, और अब ऐसे जा रही है, तो ये किस सेंस की टर्निंग है? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ, फिर ये रे ऐसे जा रही है, इस रास्ते जाना चाह रही थी, लेकिन चली कहां गई? इस सेंस में, तो ये किस सेंस की टर्निंग है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। पहली बार भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया और दूसरी बार भी एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को मैं यहां दिखाने वाला हूं कि रे ऐसे आ रही थी, पहली टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज हुई, यानी इस पेन के पैरेलल हो गई ये, फिर ऐसे चली गई, यानी इस पेन के पैरेलल हो गई, ऐसे हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूं यार ये जो एंगल है यही क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो डेल्टा का आंसर आता है, ये आंसर 360 माइनस 2 थीटा आता है। मतलब यार कि ये जो आंसर है, इस आंसर का लेना देना अल्फा से है ही नहीं। मतलब हम इस रे को अल्फा पे डालें, अल्फा 30 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें, उससे आंसर डिपेंड नहीं करता। यानी यार ये आंसर डज नॉट, ये नोट करने वाली है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा। क्या ये बात क्लियर है? आंसर अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये कुछ अलग एंगल होगा। तो मैं एक बार, क्या ये तुम आंसर शो कर सकते हो कैसे आता है? शो करने का मन करेगा? ओके, कोई क्लू दूं है या किसी के पास कोई आइडिया? चलो, मैं कह रहा हूं जैसे तुमने इसको अल्फा माना है, इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लो। ये सेम नहीं होंगे यार, कोई लॉजिक नहीं है सेम मानने का। हमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, क्या बता यार, ये जो डेल्टा आंसर है
इतने में मैं अगर इतने एंगल को कुछ नाम दे दूं, इतने एंगल को गामा, तो हमारा जो डेल्टा है वो ये एंगल प्लस गामा है कि नहीं है? क्या क्या 180 प्लस गामा। देखो यार, इसको मैं 180 कह रहा हूं, इसको गामा कह रहा हूं। अगर हम किसी तरह से गामा गिवन डेटा में ले आए, गिवन डेटा मतलब किसमें? थीटा में, अल्फा बीटा हमें मानना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, बट कोशिश करेंगे अल्फा बीटा आंसर का हिस्सा ना रहे। क्या करें जिससे गामा आ जाए? मेरे ख्याल से इतना क्लू काफी है, या कुछ और बोले? यार गामा हमें अल्फा बीटा के टर्म में नहीं, थीटा के टर्म में चाहिए, तो हमें थीटा के साथ गामा का कनेक्शन बनाना है। मेरे ख्याल से इतना क्लू काफी है। आंसर रटना है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आंसर समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यार गामा लाना है तो क्या इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तीनों एंगल का सम? तीन एंगल कौन कौन? 2 अल्फा, 2 बीटा और गामा, ये कितना होगा? 180। एक तो ये लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो यार आंसर थीटा से रिलेट करना था। अब क्या करें? क्या एक और ट्राइंगल नजर आ रहा है? ये बीटा है तो ये कितना होगा? यार ये नॉर्मल है ना भाई, तो ये पूरा 90 है इसका मतलब, तो इसको हम 90 माइनस, और इसको तीनों एंगल का सम थीटा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा, तीनों के एंगल का सम कितना होगा? 180। क्या बता रहे? 90 90 180 खत्म हो गया। मैं क्या बीटा को इधर से, देखो बीटा उस तरफ पहुंचा दूं तो ये थीटा माइनस अल्फा आएगा कि नहीं? यार हमें यही करना था कि हमें थीटा से चीजों को रिलेट करना था, तो मैं यहां पर बीटा की उठा के क्या रख देता हूं? बीटा की जगह क्या उठा के रख देता हूं? थीटा माइनस अल्फा। देखो जरा, क्या ये 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो रहा है? हम यही देखना चाह रहे थे कि आंसर में अल्फा बीटा ना आए। खत्म हो गया। गामा का आंसर कितना आ गया? ये देखो यार 180 है और ये 2 थीटा उस तरफ चला गया, तो गामा का आंसर कितना आ गया? अरे गामा का आंसर आ गया तो डेल्टा का आंसर आ गया 360 माइनस 2 थीटा। आराम से देख लें, मैंने एक इस ट्राइंगल में एंगल का सम और एक में इस ट्राइंगल में एंगल का सम 180 करा है। तो यार मैं क्वेश्चन पूछूं? कितना आ गया? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एक रे 15 डिग्री पे डाली गई, बताओ इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? बोलो। ऋषभ, क्या नाम तुम्हारा? अभय, अभय, अभय नहीं, अभय है। ऋषभ इसका नाम है भाई, बताएं। अभय। ओके, तो यार इसका डेविएशन का आंसर फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू डालेंगे तो मिल जाएगा। और थीटा कितना दिया है? यार थीटा ये है, ध्यान रखना यार कि मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हम यहाँ डेविएशन निकालना चाहते हैं तो 360 माइनस 2 इंटू क्या करने वाले हैं? थीटा कितना है? 90। इस 15 डिग्री से हमें कोई लेन देना नहीं है, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। बात क्लियर है? 60 डिग्री होता तो डेविएशन कितना आता? 60 डिग्री होता तब भी 180 आता। अच्छा अच्छा, ओके। ये एंगल अगर 30 डिग्री होता तो डेविएशन क्या आता? समझ रहे हो? ये एंगल अगर बदल जाता तो डेविएशन बदल जाता। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना?
चलो यार, एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत गंदे तरीके से। क्या पूछा है? आई बताओ, क्वेश्चन है आई बताओ, फाइंड आई। बल्कि और गंदे तरीके से मैं पूछने वाला हूं। चलो ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है, इससे गंदा वाला तरीका मिल नहीं रहा है। जनता बताए। Surol, बाकी लोग बताएं। सुनाई दे गया हमें, बताएं। सबके पास गलती करने का पूरा मौका है, कोई किसी की बात पे यकीन ना करे। बताएं ऋषभ। ओके, टाइम अप। बताएं। तो अभी अभी हम लोगों ने बात करी है कि ये रे एंटी पैरेलल दिख रही है हमको। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये क्वेश्चन में लिखा होता है। इसमें मैंने लिख नहीं पाया, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होता। और ये एरो जो मैंने बना दिया था, एक्चुअली एरो भी नहीं बना होता है, ये थोड़ा इसी चक्कर में तुम लोगों को क्लू मिल गया, कोई बात नहीं। तो ये दोनों रेज अगर पैरेलल हैं तो अल्फा क्या होगा? तो यार ये दोनों रेज पैरेलल, अगर ये 90 तय हो गया है तो होना ही है। मैंने अभी अभी क्या बताऊं, 90 के लिए डेविएशन कितना निकाला है? 360 माइनस 2 थीटा, तो 180 होगा। और 180 मतलब पैरेलल ही है भाई, रे का एरो थोड़ी होता है यार, रे का कोई एरो होता है? वो तो हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब डेविएशन 180, डेविएशन पूछा ही नहीं है। इन्होंने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो क्या ये डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है क्या? यानी चाहे अल्फा आई 30 हो चाहे 45 हो, हर केस में ये दोनों आपस में कैसा होने वाले हैं? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। क्या बात क्लियर है? ठीक है, जनता एक और आंसर बताएगी। ये तो फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो यार, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी वाले, डी वाले। यार क्वेश्चन में कहा गया है एक लाइट प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करी है। नॉर्मली मतलब कैसे? ऐसे। तो बता यार उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मैं पूछूं तो वो नॉर्मल के साथ एंगल होता है कि नहीं? तो नॉर्मल की लाइन में ही तो है, तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे वापस जाएगा। ये ज्यादा आसान हो गया है। ओके, ये भी आसानी है। चलो ये बताएं, बोलो कुछ। प्लेन। चलो यार, 3 वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले हाथ उठाएं, डी वाले हाथ उठाएं। अभी पढ़ रहे हैं वाले हाथ उठाएं। लास्ट ऑप्शन, अभी पढ़ रहे हैं सर, ना बता पाएंगे वाले हाथ उठाएं।
तुम 3 लॉक कर दिया जाए, 3 को। मगर करेंगे कैसे यार? आइडिया तो अच्छा है यार, लालच भी आ रहा है। यार अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी, अगर मिरर किसी थीटा एंगल से रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना फर्क पड़ता है? 2 थीटा। तो अगर वो थीटा पर सेकंड रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड 2 थीटा पर सेकंड लग जाने से क्या नियम बदल जाए क्या? कंफ्यूज करने की कोशिश करिए। क्या अभी आज ही के दिन हमने पढ़ा है कि मिरर अगर कुछ डिग्री रोटेट किया है तो उसका नॉर्मल रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होता था? क्या रिफ्लेक्टेड रे पहले और रिफ्लेक्टेड रे बाद में उसका कितना फर्क होता था? डबल होता था कि नहीं? दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्या बात समझ आए? तो यार क्वेश्चन पूछने वाले को पता है कि तुम्हें क्या पता है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन बनाता है कि तुम्हें पता आता सब घुस जाए, खत्म हो जाए, पता आता सब खत्म हो जाए, हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। बेसिकली वो चाहता नहीं कि इंसान चैन से रहे। हाँ हाँ भाई, ये क्या है? ये तो डायग्राम ही गलत बना है। ओके, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक का नाम ए मिरर दिया है, एक का नाम बी मिरर दिया है, तो एक रहे ए, एक रहे बी। तो इसमें रे पड़ी, तो इस रे का भविष्य क्या है? हाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रे के कितने रिफ्लेक्शन होंगे। तो यार इस रे का भविष्य क्या है? ये रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो पहले 30 पे वापस जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस, ऐसे करते करते फिर यहां से निकलेगी। तो हमें काउंट करना है कि टोटल कितने रिफ्लेक्शन हुए हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन, कितने रिफ्लेक्शन हुए हैं ये काउंट करना है। और इस मिरर की टोटल लंबाई यहां से लगा के यहां तक कितनी दे रखी है? 2√3 ये दे रखा है। दोनों मिरर के बीच का गैप यहां से लगा के यहां तक कितना देखा है? 0.2 मीटर। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया है, उसी पे बेस्ड कुछ कहानी है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जनता कैसे कैलकुलेट करेगी? हाँ, इसका कोई फॉर्मूला अब तक नहीं बताया गया है। हाँ भाई, तो यार लॉजिक क्या है? देखो जरा, रे यहां रिफ्लेक्ट करी, फिर अगला रिफ्लेक्शन कितनी देर दूर जाके हुआ? इतना दूर जाके, उसका अगला डबल दूरी पे, उसका अगला ट्रिपल। क्या हर बार इतनी दूरी बढ़ती है तो एक रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो क्या ये दूरी मान लिया x है तो हम यहां से वहां तक x के कितने फोल्ड बनने वाले हैं ये नहीं सोच पाएंगे। मैं यार इस रिफ्लेक्शन को भुला के यहां से शुरुआत करता हूं। x पे पहला आया है तो 2x पे दूसरा आएगा, तो 3x पे तीसरा आएगा, तो 4x पे चौथा आएगा, तो मान लिया nx में आखिरी आएगा। तो क्या nx को हम टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं? कितना? 2√3। यार अगर हमें x पता चल जाए तो हम n बता देंगे। तो यार x कैसे पता चलेगा? यार ये बताओ, ये x हमें पता करना है, कैसे पता चलेगा? बताओ यार, ये 30 था तो ये भी क्या होगा?
ये क्या सारे नॉर्मल आपस में पैरेलल हैं? ये 30 है तो ये भी क्या होगा? अगर मुझे x चाहिए है तो यहां ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगी हमें। ये इतना y तो पता है 0.2, क्या लगा दें कि x आ जाए? tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.2 परपेंडिकुलर बाई बेस, एंगल से लगा हुआ बेस, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0.2 बाई √3। देखो यार n इंटू 0.2 बाई √3 इज इक्वल टू 2√3, ये √3 उधर जाएगा अपॉन 0.2, ये आंसर कितना आ गया? 30। तो हम आंसर क्या टिक करेंगे? कारण क्योंकि यार 30वां रिफ्लेक्शन एकदम एंड पे यहां हुआ है, हमने पहले को काउंट ही कहां किया था यार? x पे पहला, 2x पे, तो 30वां इधर, तो हम टिक क्या करेंगे? 31। मैंने देखा यार कि आज नीट पे जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दूर दूर दिए रहते हैं, 30, 40, 50, 20। अगर ऐसा दिया हो तो हम उसका आंसर 30 टिक करेंगे। अगर 30, 31 दिया है तो उसमें बेस्ट आंसर 31 है। क्या लॉजिक समझ में आ गया है? तो यार कॉन्सेप्ट वही है कि हर जगह बराबर बराबर एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी का यूज किया गया है, बट यार थोड़ा तो हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। बात क्लियर है भाई लोग? अरे फिर यार टाइम बर्बाद होगा। तो यार अभी तक हम लोगों ने केवल एक बात पढ़ी है और वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और प्लेन मिरर में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन किए हैं, यानी ये बात हम लोग समझ चुके हैं और अब इस कहानी पे आगे बढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज नजर आना, मिरर पे हम लोग सामने वाली चीज को मिरर के पीछे क्यों देखते हैं, दैट इज इमेज। तो यार एक डॉट अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, ये बात हमने शुरू में करी है कि यार एक डॉट की रेज का क्राउड, उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास है या किस कलर का है। ये सारी कहानी कौन बयां करता है? रेज की क्राउड। इस आंख को मैंने जूम करके दिखाया ताकि तुम इस बात को समझ पाओ। अभी मैं कह रहा हूं यार कि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आंख को रे ना दे, हम एक मिरर इन्वॉल्व करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए आंख को रे भेज रही है, यानी यार ये रे और ये रे आपस में आई और आर इनका इक्वल होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, हर रे उस नियम के हिसाब से वापस जा रही जो अभी अभी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। क्या बता रहा, आंख को जो क्राउड ऑफ रे मिल रहा है वो इस ऑब्जेक्ट का है, उसी कलर का होगा। क्यों? क्योंकि मिरर का अपना कोई कलर, यानी यार मिरर पे पड़ा तो है लेकिन कलर इसके पास उसी का है, किसका? ऑब्जेक्ट का। हाँ अगर मिरर का कोई कलर होता तो उसका कलर उसमें इंक्लूड हो जाता। फिलहाल ये जो टकरा के आने वाली रेज हैं जिस पैटर्न में आ रही हैं, यार आंख हमेशा हर चीज को अपनी लाइन में ही ट्रैक करती है, उसको नहीं पता कि ये रे घूमी हुई है, उसको क्या लगेगा कि इंफॉर्मेशन सामने से आ रही है। तो ये सच्चाई है या धोखा? और इसी धोखे का नाम क्या है? इमेज। बल्कि यार ये बहुत बड़ा वाला धोखा है यार। क्या मिरर के पीछे इमेज तो छोड़ो, ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, रे तक नहीं पहुंचती है? क्या मिरर के पीछे एक भी रे पहुंची है? फिर भी हमें लग रहा है कि इंफॉर्मेशन उधर से आ रही है। तो इसी धोखे का नाम क्या है? इमेज। इमेज में भी दो तरह की इमेज होती है, एक छोटा धोखा और एक बड़ा धोखा। तो ये छोटा धोखा है या बड़ा धोखा है? ये बड़ा धोखा है, छोटा भी आएगा। ये बड़ा धोखा इसलिए है कि ना वहां रे है ना वहां ऑब्जेक्ट है। यार इमेज है तभी, ऑब्जेक्ट नहीं है तभी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है ये सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन रे भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कैसा धोखा है? बड़ा वाला। यानी आंख को कटिंग पॉइंट महसूस हो रहा है, देयर इज नो सच कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट। कोई कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करेगा तब क्या होगा?
तब रियल होगा, यस, तब छोटा धोखा होगा। और छोटे धोखे को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज, और बड़े धोखे को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो अभी कौन सा धोखा हो रहा है? अभी वर्चुअल इमेज है, बिल्कुल। तो यार जब तक हम रियल देखेंगे नहीं तब तक हमें वर्चुअल रियल का अंतर क्लियर होगा नहीं। तो यार प्लेन मिरर की ये बात हम लोग आगे जाके नोट कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी हम लोग पहले वर्चुअल धोखा, आई मीन रियल इमेज एक देख लेते हैं, ताकि हमें ये अंतर समझ में आए कि रियल और वर्चुअल में अंतर क्या है। तो यार रियल इमेज महसूस कराने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, इजाजत है? ठीक है, इजाजत होता है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, हजरतगंज में रह के काफी सारे उर्दू वर्ड मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जनता को थोड़ा कनेक्ट कर सकूं। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस आ रही है। तुम देख रहे हो ये डॉटेड लाइन इस स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल है, और मैंने हर जगह क्या नियम का पालन किया है? नियम तो नहीं तोड़ा। एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे, हर रे नियम के हिसाब से वापस आ रही है। और जो इंफॉर्मेशन आंख को इस जगह मिल सकती है, क्या वो इंफॉर्मेशन दोबारा यहां कलेक्ट हुई है? और आंख को अब यहां भी वही इंफॉर्मेशन, यानी आंख इधर से देखे तो क्या वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इसको मिल रही है? नहीं, कहीं से भी देखे यार, कोई इतनी रे थोड़ी हर रे यही काम कर रही होगी, नहीं, चाहे यहां से देखे चाहे ऊपर से देखे, क्या जो इंफॉर्मेशन यहां से निकल रही है वो दोबारा वहां इकट्ठा हुई है? तो आंख कहेगी कि यार इस जगह से वो इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये धोखा है या नहीं है? बिल्कुल धोखा है। उधर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो इधर है। लेकिन क्या ये बड़ा धोखा नहीं है? क्यों? क्योंकि कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी आंख को जिस पॉइंट से लग रहा है कि रे आ रही है वहां पर रेस मौजूद हैं। तो ये कैसी इमेज है? रियल इमेज। क्या बात समझ रहे हैं? अभी रियल और वर्चुअल का अंतर, यानी वर्चुअल इमेज में कटिंग पॉइंट महसूस होता है, होता नहीं है, और रियल इमेज में कटिंग पॉइंट होता है ना? बस इतना अंतर है रियल और वर्चुअल का। अगर जनता को फीलिंग आ गई है तो मैं कुछ और सिचुएशन दिखा रहा हूं, जनता बताएगी कि रियल है या वर्चुअल है। अब मैं यार रिफ्लेक्शन कहूं या रिफ्रैक्शन, रूल सब जगह एक ही जैसा है। कटिंग पॉइंट अगर है तो रियल, और महसूस हो रहा है तो मुझे बताएं, आंख को ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, रियल या वर्चुअल? बोलो क्या? वर्चुअल है, क्योंकि यहां कोई कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये बड़ा धोखा है। चलो यार, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन? ये रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के बाद हर रे क्या बताओ एक जगह फिर से कलेक्ट हुई है, पहले एक डॉट से निकली है, इस डॉट से, और क्या रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा इस जगह पे इकट्ठा हुई है। तो क्या बताओ आंख को ये इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करना चाहिए? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आंख होना कहां चाहिए। तो यार आंख को ये इंफॉर्मेशन इधर से कलेक्ट करना, अरे उधर से कलेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, हम ऑब्जेक्ट थोड़ी दिखाना चाहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो बता, इधर से अगर आंख देखेगा तो यहां पर एक डॉट नजर आएगा कि नहीं? रियल या वर्चुअल? बोलो, क्या यहां कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब रियल। लॉजिक क्लियर है? ये कैसी इमेज है? रियल। यार सोचो कि रिफ्रैक्शन हुआ होता लेकिन रे इतना जबरदस्त टर्निंग ना की होती कि दोबारा वहां मिल पाए, यानी इस बार इसकी टर्निंग थोड़ा कम हुई है, क्या लगता है ये दोबारा आगे जाके मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आंख को यहीं पे इन रेस को रिसीव कर लेना चाहिए, तो आंख को लगेगा जैसे इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है। तो ये क्या है? इमेज है। रियल है या वर्चुअल है? क्या बता रहे, इस बार कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? मेरे ख्याल से रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है ना? रियल ऑब्जेक्ट नहीं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज की बात चल रही है ना यार। The rays of a point object after reflection or refraction actually cut at a point,
द इमेज विल बी रियल। अगर उसका कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो रियल है, कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, रियल है। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बस आंख को लगता है कि इंफॉर्मेशन यहां से आ रही है, यहां से आ रही है या यहां से आ रही है, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज। क्या ये पूरा एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन क्लियर है? तो कम से कम इतना नोट कर लें ताकि तुम्हें पता रहे कि रियल, ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी है कि मैंने केवल मिरर को दिमाग में रख के नहीं, पूरी रे ऑप्टिक्स को दिमाग के रख के रियल और वर्चुअल की डेफिनेशन समझाई है। नोट कर लिया है? तो यार प्लेन मिरर में हम लोगों को दो तरह की बातें करना है। यानी अगर हम प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो बताओ उसकी इमेज जो बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी? यहां पर यार ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो क्या प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है? यार ये क्या रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज है, वर्चुअल। मेरा क्वेश्चन है क्या एक प्लेन मिरर वर्चुअल रियल इमेज भी बनाता है क्या? अच्छा बताओ, जो हम देखते हैं सुबह अपने चेहरे को मिरर के अंदर, वो रियल होती है या वर्चुअल? वर्चुअल होती है। हमारे चेहरे का एक एक डॉट जो रिफ्लेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन देता है वो पीछे से महसूस होता है, मतलब कैसी इमेज हम देखते हैं, वर्चुअल। अभी हम एक्सटेंडेड की बात करेंगे, अभी एक डॉट की बात समझ में आना चाहिए। तो क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है या नहीं? क्या लगता है, देखते हैं। मैं यहां पर प्लेन मिरर में ये इमेज दिखाया हूं, ये रियल है या वर्चुअल? अरे यार, ऑब्जेक्ट ये रखा है, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद आंख को लग रहा है जैसे इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है, रियल या वर्चुअल? ये वर्चुअल इमेज है। किसकी? इस रियल ऑब्जेक्ट की। अभी जरा एक और बात देखें, ये अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन एक डॉट पे कलेक्ट होने वाली है, नहीं, ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? किसकी है? रियल इमेज। तो बात आती है रियल इमेज तो है, लेकिन है किसकी? क्या अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन अगर एक डॉट बना दे, विल इट बी अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन? यार इससे पहले हम लोगों ने जब भी कोई इमेज बनाई है तो यार एक डॉट की एक डॉट इमेज बनी है। देखो जरा, एक डॉट की एक डॉट इमेज मैंने हर जगह दिखाई है, चाहे बताओ। अच्छा, एक डॉट से इंफॉर्मेशन चली, एक डॉट पे कलेक्ट हुई, तो डॉट का डॉट, रेड का रेड बनाए, ब्लू का ब्लू बनाए, ग्रीन का ग्रीन, तो पूरी एक्सटेंडेड इमेज समझी जा सकती है। लेकिन अलग अलग हिस्सों से आई हुई अगर एक इंफॉर्मेशन बना दे तो उसका कोई मीनिंग होगा क्या? भेज दीजिए। एक डॉट का डॉट, क्या यहां भी एक डॉट से डॉट ही महसूस हो रहा है? जब तक डॉट का डॉट बन रहा है तभी तक इमेज मीनिंगफुल होती है। और मैं यहां पर तुम्हें क्या दिखा रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज
मैं यहां दिखा रहा हूं कि किसी अलग अलग हिस्सों से आई हुई इंफॉर्मेशन को मैंने एक डॉट में बनाया है, तो ये रियल इमेज तो है, मगर है किसकी? हाँ, तो क्या ये एक डॉट की इमेज हो सकती है? क्या ये इमेज एक डॉट की हो सकती है? एक केस में हो सकती है। कब? सोचो कि ये सारी रेज किसी लेंस ने भेजी हैं और लेंस के पीछे क्या रखा था? लेंस के पीछे रखा था ऑब्जेक्ट। नहीं यार, लेंस के पीछे क्या रखा था? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेंस ने यहां इकट्ठा करने के लिए भेजी थी। तो क्या ये सारी रेज एक ही डॉट की हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? वो डॉट यहां बनने वाला था, लेकिन रास्ते में क्या आ गया? मिरर। तो वहां बनने के बजाय कहां बन गया? यहां। तो यार ये एक रियल इमेज है और ये मीनिंगफुल भी हो सकती है, बशर्ते कि यार ये सारी कन्वर्जिंग रेज किसी एक डॉट की हो। तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव है। लेकिन अब यार इस कहानी में बहुत लंबे कनेक्शन है कि अगर मैं कहूं ये इमेज है किसकी, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार ये कन्वर्जिंग रेज जहां से चली थी लेंस के पहले, वो चली लेकिन रास्ते में लेंस आ गया, फिर बन नहीं पाया, तो उसकी इमेज है। क्या ऐसे बोलना पसंद करोगे? नहीं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। कॉन्सेप्ट क्या है? कि ये सारी रेज, क्या बताओ, एक डॉट की इंफॉर्मेशन लेके चली थी और दोबारा वही डॉट यहां बना सकती थी अगर मिरर ना होता। अगर मिरर ना होता तो क्या वो रेज यहां बनती, इकट्ठा होती कि नहीं? और इसी यार ये जगह पे कभी रेज आई नहीं है, लेकिन आ सकती थी कि नहीं? तो उसी इमेजिनरी लोकेशन को, उसी वर्चुअल लोकेशन का नाम वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यानी यार ये लोकेशन क्या कहलाती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये उसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या है? रियल इमेज। हम अब उस पूरी कहानी को भूल के बस यहां से शुरू कर सकते हैं। ये डॉट जो यहां बन सकता था, उस डॉट का नाम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये इमेज उसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज है। क्या ये नाम समझ में आ रहा है किस आधार पर दिया गया है? रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी? रियल। तुम्हें यार इतनी सब कहानी केवल समझना है, नोट करने के लिए काम अलग है। नोट तुम्हें बस इतना करना है, दुनिया 2 रे से काम चलाती है, तुम्हें भी कॉपी पे 2 ही रेज बनाना है, दिमाग में ज्यादा बनाना है, क्योंकि दिमाग को चाहिए कारण, कनेक्टिविटी। जरा भी डिस्क्रीट होगा तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है। रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? रियल। ये रियल इमेज किसकी है ये दिखाना हो तो तुम्हें इन लाइनों को ट्रैक करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो कटिंग पॉइंट आएगा इसी का नाम क्या रखोगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से दोनों बातें अभी समझ में आ गई हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बात नई नई आई है, तो मैं यार इसको भी समझाना चाहूंगा, इसको भी डिफाइन करना चाहूंगा, और पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या चीज है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। तो रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? क्या जरा ध्यान दें, रियल ऑब्जेक्ट जो रेज देता है किसी मिरर को या सरफेस को, रियल ऑब्जेक्ट का एक डॉट, रियल ऑब्जेक्ट का एक डॉट जो रेज देता है किसी मिरर को या किसी बाउंड्री को, वो कन्वर्जिंग होती है या डाइवर्जिंग होती है? डाइवर्जिंग होती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक डॉट अगर किसी बाउंड्री पे रखा जाता है तो एक्चुअली रखा नहीं जाता है, रेज भेजी जाती है। तो उस डॉट की रेज मिरर को या बाउंड्री को कन्वर्जिंग पड़ती है या डाइवर्जिंग? क्या ये इकट्ठा होने वाली रेज हैं? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट में यही मेन अंतर है। क्या रियल ऑब्जेक्ट की जो रेज होंगी, है ना, एक पॉइंट कोई हम चूज कर लें और उस पॉइंट की जो रेज होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? डाइवर्जिंग। तो वो क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर किसी बाउंड्री या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने वाले जो रेज हैं ये किसी एक डॉट पे इकट्ठा होने वाली हैं, कन्वर्जिंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। We can trace a location where these rays can form at a point
एट अ पॉइंट, और उसी पॉइंट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रेज हमेशा सरफेस पे कैसी पड़ती हैं? कन्वर्जिंग, और उसको आगे बढ़ा के हम डॉट डिसाइड करते हैं, उसी का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। कुछ और बातें हमें इसी ज्योमेट्री में नजर आ रही हैं। अगर कोई कहे कि ऑब्जेक्ट मिरर से कुछ दूरी पे है तो इमेज कितनी दूरी पे होगा? हाँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यार किसी भी तरह की ज्योमेट्री तुम देख लो, चाहे पिछली वाली चाहे इस वाली, क्या दोनों की ज्योमेट्री में क्या बस यही अंतर है कि कहां से रे शुरू हुई हैं? यार यहां से शुरू हुई हैं यहां गई हैं, और इसमें कहा यहां से शुरू हुई यहां गई। क्या ज्योमेट्री में कोई अंतर है क्या? यार यहां पे हम ये जानते हैं कि यार ये आई और आर सेम होता है कि नहीं, और जितना आर ये होगा उतना आर ये होगा ज्योमेट्री के हिसाब से, और वो आई के बराबर होगा। क्या पता यार ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस आई 90 माइनस आई होगा, ये लाइन दोनों में कॉमन है, ये लाइन दोनों कॉमन है, ये 90 ये 90। क्या सब कुछ इन दोनों ट्राइंगल का सब कुछ सेम है कि नहीं? और जब सेम है तो क्या ये दूरी और ये दूरी अलग अलग हो सकती है क्या? तो सिंपल रूल है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम एक्सप्लेन करते हैं कि इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। अच्छा बता, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने के लिए रेस का जो एंगल होता है वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? ये जो इंफॉर्मेशन इमेज बनाती है उसके लिए रेस का जो एंगल है ये वाला, ये स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? हाँ, अच्छा अगर ये लार्ज है तो क्या कटिंग पॉइंट उसी जगह पे नहीं आएगा? दो नाम होते हैं, एक नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाली रेस जिनको हम बोलते हैं पैराएक्सियल रेस, और एक बोलते हैं मार्जिनल रेस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ऑब्जेक्ट से सरफेस पे डाली गई परपेंडिकुलर लाइन। तो यार प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाली मार्जिनल पैराएक्सियल रेस होती हैं, और दूसरी क्या होती है? तो यार पैराएक्सियल और दूसरा मैंने कहा मार्जिनल, यानी रेस नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे बताया कौन सी रेस इमेज बनाने में मदद करती है? हाँ, तो यार ज्योमेट्री सामने है, जवाब है दोनों ही रे इमेज फॉर्म करती हैं। नहीं यार, बोथ द रेस
form image exactly at same point। मीन्स कि इमेज बनाने के लिए चाहे तुम जीरो एंगल के करीब रेज ले लो वो भी इमेज बना देंगी, चाहे बड़े एंगल पे रे ले लो वो भी बना देंगी। इसके लिए कोई ये कंडीशन नहीं कि पास होना चाहिए। तो फिर ये बात क्यों कर रहा हूं, जो है ही नहीं उस पर बात क्यों करें? क्योंकि इस टॉपिक के अलावा चाहे तुम स्फेरिकल मिरर पढ़ लो, चाहे लेंस पढ़ लो, चाहे वो सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन, उन हर केस में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाली रेस के लिए यानी पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन को जो नियम है वो पैराक्सियल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन। दूसरी बात मुझे बता, इस मिरर के सामने इस मिरर को पानी से भर दिया जाए, पूरा पानी से यहां भर दिया जाए, बताओ इमेज लोकेशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ यार, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीडियम से कोई लेने देना है ना यार? तो यहां पे मैं बता दूं यार, इमेज लोकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या मीडियम का लेना देना स्नेल्स लॉ का होता है, ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? पानी के अंदर मिरर रखा हो, पानी के अंदर, तो भी अगर उस पर रे डालोगे तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे लौटेगी। आई और आर पानी के अंदर भी वही नियम फॉलो करेगा और हवा में भी वही नियम फॉलो करेगा। यानी इमेज लोकेशन का भी पानी से कोई फर्क ना यार, लॉ इमेज लोकेशन का फर्क पड़ेगा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्क पड़ेगा। ये मीडियम डिपेंडेंट डिस्कशन है ही नहीं। जब तक मिरर चल रहा है तब तक मीडियम का कोई भी फर्क मिरर के डिस्कशन में नहीं पड़ने वाला है। बात क्लियर है? हाँ, पार्शियल मीडियम रख दें तो वो डिस्कशन आएगा कभी, तब समझ लेना। पूरे को भर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ना मार्जिनल रेस ना पैरेक्सियल रेस, इससे कोई लेन देना नहीं है। अभी मैं यहां पे बात करने वाला हूं नंबर ऑफ इमेजेस। ये डिस्कशन बहुत फेमस है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। पहले हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल रहे हैं। बाय टू पैरेलल मिरर्स। तो यार दो पैरेलल मिरर्स हैं और कोई ऑब्जेक्ट इन मिरर से कुछ इस तरीके से रख दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट है, 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी है और एक मिरर से 6 सेंटीमीटर की दूरी है। मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज के कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकते हैं? तो जवाब है कि अगर तुम मार्जिनल रेज ले रहे हो तो कम होंगे, अगर तुम पैराक्सियल रेज ले रहे हो, पैराक्सियल मतलब बहुत छोटे एंगल वाली, तो यार उसके रिफ्लेक्शन की काउंटिंग अनलिमिटेड होने वाली है। तुम कहोगे यहां तो अनलिमिटेड नहीं दिख रही भाई, तो यहां मैंने एंगल भी तो जीरो के करीब नहीं लिया है। तुम सोचो यार कोई रे एकदम परफेक्ट जीरो के आसपास डाल दो तो उसके कितने रिफ्लेक्शन होंगे? बहुत सारे। और क्या हर रिफ्लेक्शन एक इमेज बनाता है कि नहीं? तो अगर कभी कोई कहता है कि पैरेलल मिरर रखे हुए हैं उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, तो जवाब है इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। पैरेलल मिरर से कितनी इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट नहीं। हाँ ये बता यार, इमेज बनाने के लिए कुछ रेस की जरूरत होती है, कुछ रेस की जरूरत पड़ती है, वो चाहे पैराक्सियल हो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताओ, मिरर अगर बड़ा है किनारे से तोड़ दो तो इमेज नहीं बनती। इमेज कम ब्राइट बनेगी लेकिन इमेज तो बनेगी ना यार। रख दीजिए, काउंटिंग भेज दीजिए, मैं ऑनलाइन कर दूंगा। क्यों लेंगे? इमेज बनाना है या चमकदार इमेज बनाना है? इमेज बनाना है ना, मैंने ये थोड़ी कहा है चमकदार बनाना है। तो कोई भी रेज ले लो, हर रे इमेज बनाती, चाहे मार्जिनल हो चाहे पैराक्सियल लो। हमारे पास पैराक्सियल नहीं बना पा रही या मार्जिनल नहीं बना पा रही तो पैराक्सियल बना देंगी। ये बताओ कि पैराक्सियल रे जो इमेज बनाती है, क्या मार्जिनल कोई नई इमेज बनाती है कि वही बनाती है, उसी को और गाढ़ा कर देती है?
पैराएक्सियल रेज जो इमेज बनाती है क्या उससे काउंटिंग बदल जाती है क्या? इसको मैं एक इमेज कह रहा हूं तो इस रे से भी वही इमेज कह रहा हूं, इस रे से भी एक ही इमेज काउंट करूंगा ना, कि उसकी काउंटिंग बदल जाती है। तो यार एक इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, चाहे वो 0 डिग्री के करीब क्यों ना हो, मैं यार दो रेज ऐसे बना दूंगा, उसका कटिंग पॉइंट इमेज ट्रेस कर देगा, और उसकी काउंटिंग रेज बदलने से थोड़ी बदलना है यार। तो मेरा जवाब है कि पैरेलल मिरर में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, है ना। वो अलग बात है कि कई बार क्वेश्चन में इनफाइनाइट इमेजेस ना पूछ के कुछ फाइनाइट इमेजेस की काउंटिंग पूछी जाती है, शुरुआती 2-3 इमेज। जैसे मैं बताऊं, कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर पे रखा है तो बता इससे टकरा के जो रे लौटेंगी, क्या वो आंख को क्या महसूस कराएंगी? वो आंख को महसूस कराएंगी कि वो इंफॉर्मेशन 2 सेंटीमीटर पीछे से आ रही है। यार इमेज का यही तो मतलब होता है। तो यार क्या बताओ, अगर 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो पहली इमेज, इसका नाम लेटर से मैंने मिरर 1 रखा है, तो पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? 2 सेंटीमीटर पे। क्या इस बात पे कोई डाउट है? हाँ यश, कोई डाउट है? इससे पहले जो क्वेश्चन दिए थे, हाँ 30 डिग्री पे कराए थे, तो उसमें जो पूछे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, तो उसमें 30 बनाया था। हाँ, उसमें क्वेश्चन था कि ये एक रे है, उसके कितने रिफ्लेक्शंस होंगे, एंगल दिया था रे का। इसमें एंगल हमें अपने मन से सोचना है। तो उसमें इनफिनिट हाँ, क्योंकि इसका एंगल क्वेश्चन में दिया है और यहां हमें अपने मन से सोचना है, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसमें एंगल इन्होंने कहा 30 डिग्री वाले के कितने रिफ्लेक्शन होंगे, तो लिमिटेड होंगे। अगर कोई कहता कि नहीं तुम रे कहीं भी डाल के बताओ कितने रिफ्लेक्शन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तुम कितने डिग्री पे डालते? तुम 5 डिग्री पे डालते, 2 डिग्री पे डालते, तो क्या रिफ्लेक्शन बढ़ते जाते कि नहीं? हर रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज बनती है, और रिफ्लेक्शन ट्रेस करना हो तो एंगल हम छोटे से थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, वरना हम दिखा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने यार एक इमेज बनाई है 2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, जब ये रेज इस मिरर पे जाएंगी तो इस मिरर को पता है क्या धोखा देंगी? क्या बताओ, ये रेज इस ऑब्जेक्ट से आती हुई महसूस होंगी, तो ये ऑब्जेक्ट अगले मिरर के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सोचो एक सचमुच का यहां ऑब्जेक्ट होता तो जैसी रे भेजता, क्या वैसी रेस को जा रही हैं? बता इस मिरर को क्या लगेगा ये रेस कितनी दूर से आ रही हैं? यार 8 ये 2 ये 10 से आ रही हैं, तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी दूर बनना चाहिए? यार 10 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 10 पे इमेज बनेगी, नहीं है ना। फिर बता यार, ये जो इमेज बनी है इसका नाम मैंने I12 रखा है। 12 इसलिए कि पहले 1 ने बनाया, मिरर 1 ने, इसका नाम मिरर 1 रखा है, और इसका मिरर 2। क्या उसके बाद इसकी इमेज किसने बनाई है? मिरर 2 ने। अब बता यार, इस इमेज को मैं अगर इन रे को आगे बढ़ाऊं तो मिरर 1 क्या कहेगा कि ये रेस कहां से आ रही हैं? 18 से, 10 ये 8 ये 18 से आ रही हैं। तो बता अब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज आंख को महसूस होगी वो कितने पे बनेगी? 18 पे। अब मैं एक पैटर्न बता रहा हूं यार, पहला आंसर कितना था? 2, दूसरा आंसर कितना था? 12, तीसरा कितना था? 22, नहीं दूसरा 10 था, सॉरी 8 बढ़ा ना, तो तीसरा क्या आया? 18। क्या हर बार ये आंसर पता है कितने से बढ़ रहा है? जितना मिरर के बीच का, तो अगला क्या आएगा? 28, अगला क्या आएगा? 38। लेकिन ध्यान रखना यार, ये मिरर 1 ने बनाया था, ये मिरर 2 ने बनाया था, ये मिरर 1 ने बनाया है, ये मिरर 2 ने, और ये मिरर 1 ने। क्या अल्टरनेट बना रहे हैं कि नहीं? यार मिरर 1 ने बनाया है, ये 2 ने बनाया है, ये फिर 1 ने बनाया है। मैंने नाम भी इसी हिसाब से रखे हैं। मुझे बता यार, अभी मैंने जो इमेजेस दिखाई हैं उनकी शुरुआत कहां से करी थी? अभी मैंने जो इमेजेस बनाई उसकी शुरुआत मिरर 1 से करी है। अभी कहानी में कुछ बातें और भी बाकी हैं। मुझे बताओ, क्या हम मिरर 2 से भी रिफ्लेक्शन करा सकते हैं कि नहीं? अगर मैं इन रेड रे के जरिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखूं तो पहली इमेज कितनी दूर पे बनेगी? क्या बताओ, ये टकरा के यहां से आती हुई महसूस होंगी 6 सेंटीमीटर पे, यानी पहली इमेज 6 सेंटीमीटर बनेगी। फिर बताओ, ये रे जब आगे जाएंगी तो इस मिरर को क्या महसूस होगा? वो रेस कितनी दूर से आ रही हैं? 6 ये और 8 ये, है ना, यानी ये 14 आएगा, यानी 6 और 8 14। फिर बताओ यार, ये रे जब वापस जाएंगी तो बताओ यार, इस मिरर को क्या लगेगा ये कितनी दूर से आ रही हैं? ये 14 से आ रही हैं।
14 से, तो बता यार 14 में 8 और जुड़ जाएगा, हाँ 22, क्या 22 में अगला 8 और जुड़ेगा, ऐसे बन जाएगा यार। ये मिरर 2 ने बनाया है, ये मिरर 1 ने बनाया है, ये मिरर 2 ने बनाया है, ये मिरर 1 ने। कल को कोई तुमसे पूछे मिरर 1 की बनाई हुई शुरुआती 3 इमेजेस बताओ, कौन कौन है यार? इमेजेस बाई मिरर 1 कोई पूछे, बाई मिरर 1 M1, तो तुम लिखोगे 2, 14, 18। मिरर 2 की पूछे तो 6, 10, 22। क्या ऐसे आंसर बता देंगे? शुरुआती 2-3 इमेज पूछने का फैशन है। बनने को तो इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन शुरुआती 2-3 बनाने के लिए हम इस तरह के रे डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर भाई? कौन कौन ऑप्टिक्स कंटिन्यू करने वाला है अगली क्लास से? तुम भी आओगे पक्का? खैर दोबारा पढ़ने वाले अपना असाइनमेंट लेके आएंगे, क्योंकि ये कम छपे हैं। फिर भी अगर लेना चाहें तो अगली क्लास में ले आऊंगा। नोट कर लिया भाई लोग? तो यार अभी मैंने नंबर ऑफ इमेजेस 2 पैरेलल मिरर से बनाई है, और अभी मैं नंबर ऑफ इमेजेस 2 इंक्लाइंड मिरर से बताने वाला हूं। बल्कि बताने के बाद ये रटाने वाला हूं, जो तुम्हें याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला उसमें दिया है कि नहीं दिया है? ओके, ये बड़ा ब्रैकेट है यार, थोड़ा गंदा बना है, ठीक है। तो यार आंसर क्या है नंबर ऑफ इमेजेस का? 360/θ - 1, ये आंसर है। और ये आंसर तब तक सही है जब तक नंबर ऑफ इमेज ऑड आ रही हैं। लिखा है बेटा, उसमें भी लिखा होगा, जो भी तुम्हें मिला है उसमें लिखा है। नहीं मिला है तो अगली क्लास में आओगी तो पक्का मिल जाएगा। तो n इज ऑड, 360/θ इज इवन। यार अगर n का आंसर ऑड आ रहा है तो हर हाल में ये आंसर सही है, लेकिन अगर n का आंसर इवन आ रहा है, अगर n का आंसर इवन आ रहा है तो आंसर में 2 संभावनाएं हैं। क्या? कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्री में रखा है तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, और नॉन सिमेट्री में रखा है तो आंसर 1 बढ़ जाएगा। खैर ये पूरी कहानी रटना है, बट ऐसे कैसे यार सूखा सूखा रटोगे, तो इसलिए मैं इसको इमेजिन करवा रहा हूं। ये फॉर्मूला यार लिखा हुआ है भैया, उसमें लिखा है यार, क्यों नोट कर रहे हो यार? टाइम बचाओ, मुझे ये खत्म करना है अभी। तो यार इसको समझने के लिए हम लोग ओके इसमें देखने वाले हैं।
हाँ बोले। ये जो बताया था अभी, एन इज ऑड और इवन, ये वाला बताइए। अभी तो बताया, समझा रहा हूं यार, थोड़ा रुकोगे। तो यार मैंने यहां पर दो मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं। क्या बता, एक ऑब्जेक्ट, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, छुप गया है थोड़ा सा, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, क्या बताओ, इस मिरर से टकराएंगी और टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद आंख को धोखा देंगी कि इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, वहां से। तो क्या बता, एक इमेज उधर बन गई कि नहीं, एक वो बन गई। फिर मुझे बताओ, जैसे उसने रिफ्लेक्शन कराया है नीचे वाला भी तो करेगा, यानी ये एक इमेज नीचे बन गई, कितनी हो गई, दो। यार ये दोनों इमेजेस डायरेक्ट वन रिफ्लेक्शन से बनी है। देखिए जरा, ये रे दो बार रिफ्लेक्शन करी है, ये रे और ये और रे, दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या आंख को ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है, नहीं। तो ये भी एक इमेज है कि नहीं है। यार दो रिफ्लेक्शन, तीन रिफ्लेक्शन, चार रिफ्लेक्शन, कितने भी हो सकते हैं। फिलहाल यहां दो रिफ्लेक्शन के बाद चाहे इधर से रिफ्लेक्शन करा लो डबल, चाहे इधर से करा लो, वो इमेज एक ही जगह पे आ रही है, तो उसको हम एक्स्ट्रा काउंटिंग में शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर ये मेरा 90 के अलावा कुछ और होता तो उसकी नई इमेजेस लोकेशन बनने लगती। तो इन लोकेशन में क्या पैटर्न है, वो पैटर्न ध्यान दे जरा। पहला पैटर्न तो ये है कि ये सारी इमेजेस एक सर्किल का मेंबर है, नहीं। दूसरा पैटर्न ये है कि जिस तरीके से दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस था, अगर मैं उसी तरह के डिवीजन पूरे सर्किल में कर दूं तो 90-90 के 4 डिवीजन बनेंगे। तो हर डिवीजन में एक नजर आएगा, एक ये, एक ये, एक ये, और उसी अंदाज में। तो बता यार, पूरे सर्किल में 90-90 के कितने डिवीजन बनेंगे? अरे भाई 360 बाई 90, 4 बनेंगे। 4 में से एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कितनी होंगी, 360 बाई थीटा माइनस 1, कितनी आ गई, 3 इमेजेस। क्या यहां 3 इमेजेस हैं? ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न 60 डिग्री पे भी बनेगा, 30 डिग्री पे बनेगा, बल्कि 60 डिग्री पे 4 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इमेजेस बनेंगी। वहां डबल ट्रिपल रिफ्लेक्शन भी होंगे और वो भी इमेजेस बनाएंगे। तो यार पैटर्न हमें रटना है। मैंने 90 डिग्री से ये समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। क्या समझ आ रही बात? यार 360 के पूरा एंगल होता है, 90-90 के 4 डिवीजन बनेंगे, 4 में से एक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इमेजेस कितनी आ गई, 3 आ गई। इतनी बात क्लियर है? तो बता, 60-60 डिग्री के कितने, 60 डिग्री पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो कितनी इमेजेस बनती, 5 इमेजेस बनती। 30 डिग्री पे 11 इमेजेस बनती। बस यही है। अभी मैंने जितने भी आंसर लाए हैं सब ऑड आए हैं, और जब ऑड आए तो हमें कभी डाउट नहीं करना है। मान लिया, सोचो कि आंसर 3 की जगह 4 आ जाता, तब भी आंसर 4 ही लिखा जाता, अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्री में है। नॉन सिमेट्री में तो पता है क्या होगा, ये जो छुपी हुई इमेज एक के ऊपर एक थी ना, वो स्प्लिट हो जाती है, और जब वो स्प्लिट होगी तो आंसर 1 से बढ़ जाएगा। यानी आंसर 360 बाई थीटा माइनस 1 की बजाय 360 बाई थीटा हो जाएगा। वो केवल एक केस में, जब आंसर कैसा आए, ऑड या इवन। जब n का आंसर इवन आए और दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, नॉन सिमेट्री में। तो यार ये फॉर्मूला हमें ऐसे याद रखना है। क्या बात क्लियर है? और अब तुम्हें सारे क्वेश्चन 2 सेक्शन के करके आना है। 2 सेक्शन क्या अलग अलग बने हुए हैं या एक साथ है? तुम्हें यार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं करना है, बाकी करके आना है। और डॉट ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसके नहीं करना है। क्या मैं टिक करा दूं कौन कौन से नहीं करना है? क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना है, 20 ओके 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक नहीं करना। 19 से 24 नहीं करना है, ठीक है। 16 नहीं करना है, है ना? कौन सा? 13 नहीं करना है, ऑब्जेक्ट मोशन वाला है। 11th नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब करके आना है। अगर कुछ लगे कि ये नहीं पढ़ा है तो ना करना।